बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो में जो है आपको नेशनल सेविंग सेंटर्स में जो पोस्ट आई हैं जूनियर नेशनल सेविंग ऑफिसर की, उनके इंटरव्यू गाइड के बारे में बताया था। आज मैं आपको अकाउंटिंग की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स के बारे में जो है वो ब्रीफ़ करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो बेस करते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। मींस के जो पूरी दुनिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स जिनको फॉलो किया जाता है उनको हम गैप बोलते हैं, यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, GAAP ये एब्रीवेशन है इसका। तो तमाम जितने भी हमारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या कन्वेंशंस हैं वो इन्हीं की बेस के ऊपर जो है वो बने, इसी बुनियाद के ऊपर जो बनाए जाते हैं। दीज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ले डाउन एक्सेप्टेड असम्पशंस एंड गाइडलाइंस एंड आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। इन्हीं को जो है वो हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने इनको लिस्ट किया है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर पर है मनी मेजरमेंट, कि इसको स्टेबल मॉनिटरी यूनिट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। फोर्थ वन हिस्टोरिकल कॉस्ट, कि इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रूडेंस या कंजर्वेटिज़म, ये बेसिकली कन्वेंशन है। अकाउंटिंग कन्वेंशन भी होते हैं, जिस तरह कॉन्सेप्ट हैं इसी तरह कन्वेंशंस भी हैं। कंजर्वेटिज़म ये एक कन्वेंशन है अकाउंटिंग का। इसी तरह मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्मिटी, डिस्क्लोजर एंड रेलिवेंस, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम इनको जो है वो ब्रीफली हर एक की तरफ जो है कि करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसे हम नाम देते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। इसका एक दूसरा नाम भी है जो कि है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि हम जब अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग को स्टडी करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो बिज़नेस और ऑनर को सेपरेट रखना है, क्योंकि बिज़नेस एक सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट उसकी एक शनाख्त है और ऑनर की अपनी एक शनाख्त है। तो जब हमने अकाउंटिंग को स्टडी करना है तो हमने बिज़नेस को मद्देनज़र रखना है, ऑनर को जो है वो एक सेपरेट चीज़ समझना है। हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स करनी है वो बिज़नेस के नाम पर करनी है। अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ होगी तो वो बिज़नेस के नाम पर होगी, अगर कोई एक्सपेंस होगा तो बिज़नेस के नाम से होगा, अगर अकाउंट हमारा ओपन होगा बैंक के अंदर तो बिज़नेस के नाम से ओपन होगा, ओनर के नाम से ओपन नहीं होगा। तो इसको कहा जाता है बेसिकली सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एग्जांपल उसने यहाँ पर दिए कि इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम ओनर के हाउस का अदा करते हैं तो वो बिज़नेस का एक्सपेंस नहीं है, उसको हमने बिज़नेस के एक्सपेंस में शामिल नहीं करना है। इट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एक्सपेंसेस ऑफ द बिज़नेस, यानी कि ये बिज़नेस के एक्सपेंसेस में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये ऑनर का एक्सपेंस है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया गया है ताकि ऑनर के एक्सपेंसेस और बिज़नेस के एक्सपेंसेस को सेपरेट किया जा सके। हमने बिज़नेस को मद्देनज़र रखकर अपनी अकाउंटिंग को स्टडी करना है। इसी तरह और भी सामने आपके एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं, जैसे ऑनर्स प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन दी प्रेमिसेस अकाउंट ऑफ द बिज़नेस। ऑनर की जो प्रॉपर्टी है वो बिज़नेस की प्रॉपर्टी में शामिल नहीं की जा सकती। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हमने नाम दिया बिज़नेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है मनी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, कंसिस्टेंसी है, अक्रूवल्स या मैचिंग कॉन्सेप्ट है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, यूनिफॉर्मिटी, डिस्क्लोजर एंड रेलिवेंस, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम इनको जो है वो ब्रीफली हर एक की तरफ जो है कि करके इनको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कॉन्सेप्ट जो है ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, जो ये अज्यूम करता है कि हमारा कारोबार ताहयात पीरियड के लिए चलेगा, या ये कह लें कि हमारा जो है वो कारोबार को नियर फ्यूचर में
क्लोज़ करने का, बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हमने अपने कारोबार को जो है वो लंबे अरसे तक के लिए चलाना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली नाम देते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हमारी जो तमाम जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग के अंदर, उसको हम फिर इसी बेस पर करते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो नियर फ्यूचर में क्लोज़ नहीं होगा। जैसे उसने लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट आइदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटरप्राइज और टू सीज ट्रेडिंग और हैज़ नो रियलिस्टिक अल्टरनेटिव बट टू डू सो। यानी तमाम तरह ट्रांजेक्शन जो हैं वो फ्यूचरिस्टिक बेस पर की जाएंगी, यानी कि हमारा बिज़नेस को क्लोज़ करने का कोई इरादा नहीं है, इसको मद्देनज़र रखकर ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये इसको सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने अपने तमाम जो एसेट्स हैं उनको बैलेंस शीट के अंदर कॉस्ट प्राइस पर शो करना है। सबसे पहले ये समझ लेंगे कॉस्ट प्राइस क्या होती है। लेकिन कॉस्ट प्राइस ये है कि बिज़नेस में जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, कोई एसेट परचेज़ करते हैं, तो ना सिर्फ उसको परचेज़ करने की कॉस्ट, बल्कि उसको परचेज़ कर लाने पर जो आपका रेंट या किराया, फेयर वगैरह या फ्रेट जो भी खर्च हो रहा है वो भी उसमें शामिल होगा, और उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के जितने भी एक्सपेंसेस आप कर रहे हैं वो सारे के सारे जो उसकी कॉस्ट में शामिल होंगे। यानी फ़र्ज़ करें अगर आपने एक मशीनरी परचेज़ की है जापान से 80,000 रुपये की, तो आप जब उसको परचेज़ करके पाकिस्तान लाएंगे तो उसका किराया लेट्स सपोज आपने 10,000 रुपीज़ जो है खर्च किए, और उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाने के लिए भी आपने कुछ इंजीनियर वगैरह बुलाए जिनको आपने 10,000 पे किया, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एसेट होगी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी होगी, वो 80,000 नहीं होगी बल्कि 1 लाख होगी। तो ये तो होती है कॉस्ट प्राइस। अब जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट वो ये कहता है कि बिज़नेस के अंदर जब आपने अपनी बैलेंस शीट बनानी है तो जो एसेट्स हैं उनको कॉस्ट प्राइस पे हमेशा शो करना है। यानी कि जब आप बैलेंस शीट देखें, लेट्स सपोज अगर आपने 5 साल पहले एक मशीनरी परचेज़ की थी, अब 5 साल के बाद अगर आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमने 5 साल पहले कितने की परचेज़ की थी। दैट्स मीन अगर हम फ़र्ज़ करें कि 1 लाख रुपए की परचेज़ की थी, तो 5 साल पहले उसकी जो कीमत 1 लाख रुपए थी वो बैलेंस शीट के अंदर अभी 1 लाख शो होगी, और जितनी डेप्रिसिएशन आप कर चुके हैं वो उसमें से लेस करके उसकी बाकी जो बुक वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। यानी कि कॉस्ट हमने शो ज़रूर करनी है बैलेंस शीट के अंदर। बेसिक मकसद इस कॉन्सेप्ट का यही है। इसकी एग्जांपल में द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्विजिशन कॉस्ट पर आपने इसको जो है वो रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट जो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेटिज़म या प्रूडेंस। बेसिकली कंजर्वेटिज़म जो है ये कंडीशन है। एक सिंपल सी एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपको पता है कि आपने नेक्स्ट मंथ को एक्सपेंस करना है, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है कि आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मंथ आपने जो एक्सपेंस करना है उसके लिए आप अभी से कुछ पैसे जो है वो अपने पास सेव करके रख लें। इसी तरह अगर आपको ये पता हो कि आपके पास कोई नेक्स्ट मंथ आपके पास कोई पैसे आने हैं, आपकी कोई इनकम होनी है, तो समझदारी की बात यही होगी कि आप जब तक वो पैसे आपके पास आ ना जाएँ आप उसको यूटिलाइज़ ना करें। यानी कि ये ना हो कि आप पहले ही पैसे खर्च करके बैठ जाएँ कि जी नेक्स्ट मंथ तो इनकम आनी ही है। तो सेफ तरीका यही होगा कि आप नेक्स्ट मंथ का वेट करें। अब कंजर्वेटिज़म का कॉन्सेप्ट भी सेम कुछ इसी तरह है। कंजर्वेटिज़म ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले तमाम रेवेन्यूज़ या प्रॉफिट्स जो हैं उनको आपने अपनी अकाउंटिंग में अपने अकाउंट्स के अंदर जो है रिकॉर्ड नहीं करना, और इसी तरह फ्यूचर में होने वाले जो एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं उनको जो है वो आपने अपने बिजनेस में क्या कर लेना है, रिकॉर्ड कर लेना है। यानी कि आपने सेफली करना है। आपने ये कोशिश करनी है कि फ्यूचर के अंदर जो प्रॉफिट या हमें रेवेन्यू हो रहा है उसको इग्नोर करेंगे, और जो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस हैं उनको जो है वो आप अपने पास आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। एग्जांपल्स ने यहाँ पर दी है, स्टॉक वैल्यूएशन स्टिक्स टू रूल ऑफ द लोअर कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जैसे स्टॉक की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें हम उसको उसकी जो कॉस्ट प्राइस या जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कि जितने का वो सेल होगा उन दोनों में से जो वो कम है, जो भी कम प्राइस है उस पर उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है कॉन्सेप्ट की। इसी तरह प्रोविज़न जो हम रखते हैं डाउटफुल डेट्स के, देखें ना, डाउटफुल डेट्स से मुराद ये है कि वो वाले डेट्स जिन पर हमें डाउट है कि वो हमें रिकवरी नहीं होगी, हमारे पैसे जो है वो हमें वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा हुआ नहीं है। अभी हमें डाउट है लेकिन हम उसको आज ही अपने पास एज एन एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड
कर लेते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने तमाम वो ट्रांजैक्शंस जो कि मटेरियल नेचर की हैं उनको रिकॉर्ड करना है। इमटेरियल जो अमाउंट्स हैं वो बहुत, अगर इनके बहुत माइनर हैं और बहुत छोटी फिगर हैं तो उनको हमने एग्रीगेट कर लेना है। इसकी एग्जांपल से आपको समझ आएगी, जैसे स्मॉल पेमेंट्स हैं जैसे पोस्टेज, स्टेशनरी, क्लीनिंग एक्सपेंसेस, इन सब का अलग से अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही अकाउंट बनाएंगे जिसको हम नाम दे देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस का, या जिसको हम मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ये इमटेरियल नेचर के आइटम्स को हम एग्रीगेट कर देंगे और उनको एक नाम दे देंगे, ताकि हमारे पास जो अकाउंट्स हैं वो उनकी बेजा जो है वो ज़्यादती ना हो, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो उसमें मौजूद ना हो, ताकि हमारा टाइम जो है और हमारी एफ़र्ट्स जो हैं वो सेव हो सकें। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी का है। ऑब्जेक्टिविटी मुराद क्या है कि हमारा जो बेसिक पर्पज़ है, जो मकसद है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाना जो कि इसके यूज़र्स हैं। बेसिकली हमारा मकसद अकाउंटिंग करने का होता है कि हम बिज़नेस के प्रॉफिट और लॉस और उसकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन को मालूम कर सकें। तो अगर हम किसी भी कारोबार के फ़ाइनेंशियल पोजीशन और उसके प्रॉफिट और लॉस को सही तरीके से मालूम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमने अपना मकसद जो है वो हासिल कर लिया। तो हमने इसमें अगर आप इसकी मीनिंग में देखेंगे, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम बाइस एंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। द इन्फॉर्मेशन शुड बी बेस्ड अपॉन वेरीफाइएबल एविडेंस सच एज इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि आपने इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है उनको चेक भी किया जा सके, यानी कि उसका अगर आप ऑडिट करें तो उसके बैक एंड पे उसका रिकॉर्ड भी मौजूद हो। यानी कि अगर एंट्री कोई की गई है तो बैक एंड पे उसकी इनवॉइस या उसके कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जो रिसीट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स वगैरह के पेपर्स हैं वो मौजूद होने चाहिए। आपको एक एग्जांपल नजर आएगी, द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल एविडेंस। यानी कि अगर आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसकी कोई सेल करने की कोई या कोई जो आपने गुड्स डिलीवर की हैं उसकी कोई इनवॉइस तो होगी, कोई रिसीट तो होगी, वो आपने इसमें जो है वो ज़रूर देखनी है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो मिल सके। थैंक यू। कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट कंसिस्टेंसी नाम है कि आपने अपनी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंट रहना है। बेसिकली अकाउंटिंग में जब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन की अगर हम बात कर लें तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब अगर आप कोई डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो आपके प्रॉफिट में जो है वो चेंज आ जाएगा। अगर आप एक साल कोई और मेथड यूज़ करें, दूसरे साल कोई और मेथड यूज़ करें, तो दोनों सालों के प्रॉफिट्स में डिफरेंस आ जाएगा। हालांकि असल में शायद वो डिफरेंस जो है वो ऐसा ना हो, लेकिन मेथड को चेंज करने की वजह से आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो चेंज हो सकता है, जिससे डिसीजन मेकिंग जो है उसमें फ़र्क आ सकता है। तो कंसिस्टेंसी इस सेंस में लेनी है कि आपने जो मेथडोलॉजीज़ या जो भी इसमें प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं अकाउंटिंग के एक साल के अंदर, उन्हीं को आपने जो है वो आने वाले सालों में भी इस्तेमाल करना है। अगर आप उनको चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप मेथड को चेंज करना चाहते हैं तो आपने अपने फाइनेंशियल पोजीशंस के अंदर उसको डिस्क्लोज़ करना है कि हमने अपने इस मेथड को चेंज किया है, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको पता हो कि पहले कुछ और मेथड अपनाया गया था, अब मेथड उसको चेंज किया गया है, तो इस वजह से प्रॉफिट में वेरिएशन या लॉस में वेरिएशन आई है। तो कोशिश ये करनी है कि अपने मेथड्स को चेंज नहीं करना, कंसिस्टेंसी को फॉलो करना है। अब की तरफ चलते हैं जो कि है मनी। अपने कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है अक्रूवल्स, या जिसको हम मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसमें 3 चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, आपके कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी इसमें क्लियर हो जाएंगे। जैसे रेवेन्यू और एक्सपेंस। बेसिकली रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो है कहा जाता है कि रेवेन्यू तब रेवेन्यू कहलाएगा जब आप उसको अर्न कर लेंगे, यानी कि आप उसको कमा लेंगे। कैश का वसूल होना या ना होना इसमें मायने नहीं रखता। यानी अगर आप उधार पर चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपने रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, आपका रेवेन्यू हो चुका है, हालांकि आपने अभी पैसे वसूल नहीं किए। तो रेवेन्यू का ताल्लुक जो है वो रेवेन्यू रिकग्निशन यानी कि रेवेन्यू को रियलाइज़ करने के साथ है। आगे जाकर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। तो वो भी यही है बेसिकली कि रेवेन्यू को तब रेवेन्यू कहेंगे जब हम उसको अर्न कर चुके होंगे। इसी तरह एक्सपेंस को तब हम एक्सपेंस कहेंगे जब उसका बेनिफिट हासिल कर चुके होंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। जब आप इजी लोड करवाते हैं अपने मोबाइल के अंदर, अगर आपने 100 रुपीज़ करवाए हैं लेट्स सपोज, तो आपके अकाउंट में 88 रुपीज़ आ जाते हैं।
अब वैसे तो देखा जाए तो हमने 100 रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए हैं, लेकिन असल में हमारा जो एक्सपेंस हुआ है वो कह लें कि 12 रुपीज़ हुआ है, क्योंकि 88 रुपीज़ आपके अकाउंट में मौजूद है अभी। तो जब वो आप उन 88 रुपीज़ को यूज़ कर लेंगे तो वो तब आपका एक्सपेंस होगा, ना कि तब एक्सपेंस हुआ है जब आपने वो 100 रुपये अपने दुकानदार को दिया एलईजी रोड करवाने के लिए। तो एक्सपेंसेस भी तब ही एक्सपेंस कहलाएंगे जब वो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, ना कि तब कहलाएंगे जब वो कैश उनका पे किया जाएगा। यानी कि एक्सपेंसेस का जो है वो कैश को पे करने के साथ ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो अकाउंटिंग हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग के 2 सिस्टम्स हैं, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो हम अक्रूवल सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें तमाम ट्रांजैक्शंस बेशक वो कैश पर हों या वो क्रेडिट पर हों, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की तरफ अब आ जाते हैं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी एक पीरियड के एक्सपेंसेस को उसी पीरियड की इनकम के साथ जो है वो मैच करेंगे। अगर आपके जुलाई के एक्सपेंसेस हैं तो आप जुलाई की रेवेन्यू के साथ इसको मैच करेंगे। अगर आपका 2018 का रेवेन्यू है उसको आप 2018 के एक्सपेंसेस के साथ ही मैच करेंगे। अगर आप 2019 के रेवेन्यू और 2018 के एक्सपेंसेस को मैच करने बैठ जाएंगे तो आपका प्रॉफिट या लॉस जो है वो सही पिक्चर शो नहीं करेगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपने जिस साल के रेवेन्यू लेने हैं उसी साल के एक्सपेंसेस के साथ जो है उसको मैच करना है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जैसे अक्रूड एक्सपेंसेस हैं या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। अक्रूड एक्सपेंसेस से मुराद वो हैं, इनको एक्सपेंसेस पेएबल भी कह सकते हैं, कि ऐसे एक्सपेंसेस जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनकी पेमेंट नहीं की। और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हमने पहले से ही अदा कर दिए हैं, यानी कि अभी उनका बेनिफिट हासिल नहीं किया, एक्सपेंस हमने पे कर दिया है लेकिन उसका फ़ायदा हासिल करना अभी बाकी है। उन एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जो अक्रूड एक्सपेंसेस हैं या पेएबल एक्सपेंसेस हैं वो हमारी करंट लायबिलिटी होती हैं, बैलेंस शीट में जाते हैं। और जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारे करंट एसेट्स होते हैं और ये भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ये मैंने आपको भी बता दिया है कि रियलाइजेशन से क्या मुराद है कि रेवेन्यू तब आपका रियलाइज़ होगा, तब रिकॉग्नाइज होगा जब आप उसको अर्न कर लेंगे। लेट्स सपोज अगर आप उधार पर कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, जब आप वो गुड्स डिलीवर कर देंगे कस्टमर को तो आपकी रेवेन्यू जनरेट हो गया, आपका रेवेन्यू बन गया, उसको आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। हालांकि अभी आपने उसके पैसे वसूल नहीं किए, यानी कि कैश का जो है वो लेन देन का ताल्लुक जो है वो रेवेन्यू के साथ नहीं है। तो रियलाइजेशन से मुराद रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही है कि रेवेन्यू तब रियलाइज़ हो जाएगा जब आप उसको जो है उसका अपनी जो सर्विसेज हैं वो रेंडर कर दें या जो गुड्स हैं वो डिलीवर कर दें। इसके बाद जो है वो हम देख लेते हैं डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट। व्यूज़ में आपको ये भी बताता चलूँ कि इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में आपको जो है वो मैं मज़ीद जो है अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको अकाउंटिंग की जो बेसिक टर्म्स होंगी और इसके साथ साथ जो अकाउंटिंग के रेशोज़ के जो फार्मूलाज हैं वो होंगे, वो भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। इसके साथ साथ फाइनेंस के जो टॉपिक्स मैंने आपको इंटरव्यू गाइड में बताए थे वो भी इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ़ायदा हो। डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट जो है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है, जो ये अज्यूम करता है कि हमारा कारोबार ताहयात पीरियड के लिए चलेगा, या ये कह लें कि हमारा जो है वो कारोबार को नियर फ्यूचर में क्लोज़ करने का, बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हमने अपने कारोबार को जो है वो लंबे अरसे तक के लिए चलाना है। इस कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली नाम देते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो हमारी जो तमाम जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो रिकॉर्डिंग होती है अकाउंटिंग के अंदर, उसको हम फिर इसी बेस पर करते हैं कि हमारा कारोबार जो है वो नियर फ्यूचर में क्लोज़ नहीं होगा। जैसे उसने लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस अनलेस मैनेजमेंट आइदर इंटेंड्स टू लिक्विडेट द एंटरप्राइज। उसके बाद जो यूनिफॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट है, आपको एक एग्जांपल नजर आएगी, द रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइएबल एविडेंस। यानी कि अगर आपने कोई रेवेन्यू जनरेट किया है तो उसकी कोई सेल करने की कोई या कोई जो आपने गुड्स डिलीवर की हैं उसकी कोई इनवॉइस तो होगी, कोई रिसीट तो होगी, वो आपने इसमें जो है वो ज़रूर देखनी है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो मिल सके। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्टिविटी का है। ऑब्जेक्टिविटी, ये तमाम जो भी हमने अकाउंटिंग के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिखनी है वो तमाम जो है वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे
जो इंफॉर्मेशन यूज़र्स हैं अकाउंटिंग के उनको फ़ायदा हो। इरेलीवेंट या इममटीरियल इंफॉर्मेशन जो है वो अपने अकाउंटिंग के अंदर जो है शामिल नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप समझते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन कौन से मज़ीद टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ उन टॉपिक्स को भी शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्त अहबाब और अपने तमाम अज़ीज़ों का भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।